जय हिंद साथियों। आपके बीच में मोटिवेशन लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा हर बार मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुछ अच्छा मोटिवेशन लेकर के आपके बीच में आऊँगा। हर कुछ 2, 4, 5 दिन के अंतराल पर मैं आपको ये ऊर्जा देने के लिए, आपके संकल्प को और ज़्यादा दृढ़ करने के लिए और आपकी आँखों में जो सपना पल रहा है उसको पंख देने के लिए मैं आपके बीच में आता रहता हूँ। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई आपको इस बात का एहसास कराए कि आप कर सकते हो। और ये जब एहसास आपको हो जाता है कि आप कर सकते हो, तो फिर आपकी जीत पक्की है। तो आपकी जीत पक्की है। ये जो टाइटल है, ये जो टाइटल मैंने दिया है, इस टाइटल को आप पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। तो आपकी जीत पक्की है। और निश्चित तौर पर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कई प्रसंग, कुछ अनुभव हमारे ऐसे होते हैं, जो कहीं हमारे मस्तिष्क को अंदर तक कहीं इतना अ, छेद जाते हैं कि वो हम कभी भुलाए भूलते नहीं हैं। मुझे बड़ा अच्छा एक प्रसंग अपने विद्यार्थी जीवन का मैंने पढ़ा था, मुझे अभी कुछ दिन पहले याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगले मोटिवेशन सेशन में आपके साथ शेयर करूँगा। आचार्य रजनीश से, ओशो से जुड़ा एक प्रसंग था। अ, उनके दौर के आचार्य रजनीश ओशो जो थे बड़े एक आध्यात्मिक चर्चित व्यक्ति गुजरे हैं, जिनका किसी समय जिनकी विचारधारा का विश्व के कई देशों में बड़ा प्रभाव था। आज भी ओशो दर्शन के नाम से उसे जाना जाता है। तो ओशो का एक बार भारत जब आना हुआ और उनकी एक शिमला ट्रिप थी, शिमला उनको जाना था। शिमला बहुत पहाड़ी एरिया है, बहुत घुमावदार पहाड़ियों से होकर के जाना होता है, तो आप एक बहुत ज़्यादा ऊँचाई तक पहुँचते जाते हो। तो आचार्य रजनीश जब ड्राइवर के साथ चंडीगढ़ से निकल कर के शिमला जा रहे थे, तो जो ड्राइवर उनकी गाड़ी में था, वो ड्राइवर जैसे ही उसका पहला चांस था ड्राइवर का पहाड़ी एरिया में कार ले जाने का और पीछे आचार्य रजनीश और उनके मैनेजर बैठे हुए थे। उनको एक कार्यक्रम में वहाँ शामिल होना था शिमला में। वो ड्राइवर जैसे-जैसे पहाड़ी चढ़ने लगा, थोड़ा-सा चढ़ने के बाद जैसे ही उसे लगा कि बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर आ गया है, ड्राइवर एकदम ऊँचाई देख कर के डर गया। और डर करके उसने गाड़ी एक तरफ रोक करके और उसने ओशो को कहा कि ओशो महाराज मैं अब इससे आगे नहीं जा सकता, मुझे डर लग रहा है। तो ओशो ने उसे बहुत समझाया, बहुत उसको रिक्वेस्ट उससे की, निवेदन किया कि मुझे किसी कार्यक्रम में पहुँचना है और दूसरा कोई चारा नहीं है। उस समय गाड़ियाँ भी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी आज की तरह। तो काफ़ी समझाने के बाद भी वो ड्राइवर इतना भयग्रस्त, इतना भयभीत हो गया था, उसने कहा कि नहीं मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये ऊँचाई देख कर के मुझे डर लग रहा है। तो बड़े परेशान होकर के ओशो ने किसी तरीके से वहाँ जो स्थानीय एसपी थे, उनसे किसी तरीके से संपर्क सधवाया और उन तक ये सूचना पहुँचाई कि मैं रास्ते में फँस गया हूँ और ड्राइवर ने ऊपर जाने से शिमला जाने से मना कर दिया है। तो कुछ देर बाद चूँकि उस समय प्रतिष्ठित व्यक्ति तो थे, ओशो चर्चित व्यक्ति थे, वहाँ के जो एसपी थे स्थानीय, वो आए उस स्थान पर और आकर के उन्होंने ड्राइवर को देखा, ड्राइवर एक सरदार जी थे और संयोग से जो एसपी साहब आए, वो भी एक सरदार जी थे। तो सरदार जी एसपी जो थे उन्होंने ओशो से पूछा कि सर क्या किस्सा क्या है? तो ओशो ने जब उनको पूरी बात बताई कि ये ड्राइवर इतना घबरा गया है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, मैं इसको 1 घंटे 2 घंटे से इसको समझा रहा हूँ। तो एसपी साहब ने कहा कि नहीं कोई चिंता नहीं, वो उसको लेकर के गए ड्राइवर को, जाकर के उसके कान में कुछ कहा और 20 सेकंड में वो वापस आकर के ड्राइवर ओशो से बोला कि चलो महाराज मैं आपको शिमला लेकर के चलता हूँ। तो ओशो को एकदम बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा यार इसको 1 घंटे 2 घंटे से मैं समझा रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने सब तरह से इसको आश्वासन दिया, समझाया, लेकिन ये माना नहीं। इस एसपी ने आकर के इसके कान में ऐसा क्या कह दिया कि मात्र 10-20 सेकंड में ये आकर के सीधा बोल रहा है कि चलो ऊपर। तो उन्होंने जिज्ञासावश उस एसपी से कहा कि एसपी साहब आपने इसके कान में ऐसा क्या कहा जो 2 घंटे से मैं समझा रहा हूँ, आपने मात्र 10-20 सेकंड में जाकर के इसको और तैयार कर दिया और ये गाड़ी ले जाने के लिए बड़ा आश्वस्त होकर के मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। तो एसपी साहब ने मुस्कुरा करके एसपी साहब स्वयं सरदार जी थे और हमारे सिख भाई हैं, वो तो वीरता के लिए जाने जाते हैं। एसपी साहब ने हँसते हुए ओशो को बताया कि कुछ नहीं महाराज मैंने इसको कान में ले जाकर के सिर्फ़ एक वाक्य बोला था कि सरदार होकर के डरता है क्या? और वो बात इसके दिल पर जाकर के ऐसे लगी क्योंकि हम बहादुरी का प्रतीक होते हैं, वीरता का प्रतीक होते हैं और ये डर कर के उस डिग्निटी को कहीं प्रभावित कर रहा है। तो मैंने इसकी उस डिग्निटी को जगाया कि तू कर सकता है, सरदार होकर के डरता है क्या? और उसने एक शब्द ने, एक वाक्य ने उसके ऊपर जादू सा काम किया और वो ड्राइवर लेकर के ओशो को शिमला लेकर के पहुँचा। तो मैं आपको
ये मैं बता देना चाहता हूं कि एक शिक्षक होने के नाते मेरे विशाल अनुभवों में मैंने ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे देखे हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं थी और मुझे लगता था कि जो कहीं ऊंचाई तक पहुंचेंगे वो अपने किसी लो कॉन्फिडेंस की वजह से आज तक असफल हैं। वो किसी उस स्थान तक या सफलता अगर उनको मिली भी तो उतनी बड़ी नहीं मिली जिसके लिए वो डिजर्व करते थे। उसका कारण ये था, अपने ऊपर विश्वास उनको नहीं था। जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अंग्रेजी में एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू थिंक यू कैन डू, एंड यू थिंक यू कांट डू, एंड यू आर करेक्ट इन बोथ सिचुएशंस। दोनों स्थितियों में आप सही होते, आपको ये तय करना होता है। निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि आगामी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा आने वाली है, सेकंड ग्रेड आ चुकी है, थर्ड ग्रेड परीक्षा आ चुकी है, रीट आ गई है, इन सारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चे कॉमन है। इन सारी परीक्षाओं में लगभग 20 से लेकर के 25 लाख तक के बिटवीन बच्चे बैठेंगे और इन सारी परीक्षाओं में जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे उनकी संख्या कुछ 50-60 हजार तक होगी। आपको ये तय करना है कि वो 25 लाख एप्लीकेंट और वो 50 या 60 हजार जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, हम 60 हजार मान लें, 25 लाख एप्लीकेंट मान लें, तो 25 लाख में से केवल 60 हजार को पोस्टिंग मिला। 24 लाख 40 हजार बच्चे जो फेल हुए, जो असफल हुए, उन 24 लाख 40 हजार बच्चों में और इन 60 हजार बच्चों में कोई तो लकीर है जो अंतर करती है। वो लकीर जो है वो अंतर जिसका होता है इन दोनों प्रकार के बच्चों में, वो होता है अपने अंदर की कॉन्फिडेंस का। अंदर से जगाइए। जिस तरह हनुमान जी को शक्ति याद दिलाने के लिए जामवंत ने उनको ये बताया कि आप कर सकते हो। आपको बताने के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। वो व्यक्ति आपका आपका कोई साथी हो सकता है, आपका कोई अच्छा मित्र हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपका कोई शिक्षक हो सकता है। वो आपको बताता है कि आप कर सकते हो। और जिस दिन आपके मन में ये भाव दृढ़ हो जाता है और आप शिखर की तरफ देखने लगते हो, तो फिर चयन तो ये चुटकियों में यूं हो जाते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बदन से होकर गुजरा, रूह से रिश्ता बना डाला। बदन से होकर गुजरा, रूह से रिश्ता बना डाला, किसी की प्यास ने आखिर मुझे दरिया बना डाला। आपकी प्यास कितनी बड़ी है, आपकी सफलता की भूख कितनी बड़ी है, ये आप तय कीजिए। और ध्यान रखें, जिसकी सफलता की भूख बड़ी होती है उसकी सफलताएं उतनी बड़ी होती है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। आगामी परीक्षा दिवसों के लिए योजनाबद्ध होकर के तैयारी कीजिए। बिल्कुल लिख करके अपना टाइम टेबल बना करके, और अपने पास व्यक्तिगत उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, दुनिया को नहीं दिखाना है। अपने अंदर उस टाइम टेबल को अपने पास रखिए, अपने दिमाग में रखिए और उस टाइम टेबल के अनुसार योजनाबद्ध होकर के आप 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंसी से प्रत्येक दिन लगातार लगातार आप तैयारी कीजिए। और निश्चित तौर पर ये लगातार सततता जो आपकी तैयारी में आपकी रहेगी, आप 1 माह बाद जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे, आपको पता लगेगा कि न केवल आप तैयारी में बहुत आगे निकल गए हैं, बल्कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, अंदर ये जो है, ये आपका बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। और आप सफलता के लिए इसका मजबूत होना जितना जरूरी है, उससे बहुत ज्यादा जरूरी इसका मजबूत होना जरूरी है। ध्यान रखो। तो चलिए विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से काम कीजिए, अपने आप को व्यवस्थित संगठित करके काम कीजिए। और जब आप व्यवस्थित संगठित होते हैं तो आपकी तैयारियां व्यवस्थित संगठित होती हैं। आप सभी को सफलता की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।